प्रिय विद्यार्थियों, मैक्स वेबर का हमारा अगला टॉपिक है सत्ता, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी। मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा। इससे पहले वाले दो वीडियोस में आपने मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत विस्तार से देखा है। आज जो हमारे सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक है मैक्स वेबर का सत्ता, उसको देखते हैं। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए जो प्रारूप दिया था, जो मॉडल दिया था, उसकी व्यवहारिकता इस सत्ता की परिकल्पना के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने किया है। आपने सत्ता के लिए हेरशाफ्ट शब्द का प्रयोग किया, जर्मन शब्द, क्योंकि मैक्स वेबर ने अपनी सभी रचनाएं जर्मन भाषा में लिखी थी, मूल रूप से जर्मन भाषा में। उनका बाद में पार्सन्स ने और अन्य लोगों ने उनका अनुवाद किया था। तो सत्ता के लिए हेरशाफ्ट शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, जिसका वर्ड मीनिंग होता है हर अर्थात स्वामी। ऐसी स्थिति जो अपनी आज्ञा चलाता है, आदेश देता है या अपना प्रभुत्व जमाता है। आज्ञा, आदेश, प्रभुत्व जमाना, ये सत्ता के समानार्थक शब्द हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थ सत्ता के लगाए हैं। इस अवधारणा में हेरशाफ्ट का जो हिंदी अनुवाद प्रयुक्त किया गया है वो आधिकारिक शक्ति से है। इसका मतलब सरल भाषा में सत्ता जो है वो नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति है। तो जर्मन भाषा का जो शब्द है हेरशाफ्ट, उसका अर्थ क्या हुआ? सत्ता, यानी आधिकारिक शक्ति। डेविस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। एक दूसरी और परिभाषा है, हेनरी फेयोल की परिभाषा भी देखते हैं। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। तो आपने देखा सत्ता की परिभाषा में संक्षेप में सत्ता क्या हुआ? एक आदेश, एक प्रभाव या प्रभुत्व का पालन करवाने की एक ताकत या शक्ति है, जो शासक व्यक्ति और नेता में निहित होती है। ये शासक व्यक्ति अथवा नेता अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालने की वैधता रखते हैं और अपना आदेश मनवाते हैं। तो ये सत्ता की अवधारणा है। एलिमेंट्स ऑफ ऑथोरिटी, सत्ता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? शासक सबसे पहला तत्व, रूलर। यह एक शक्ति मालिक, एक व्यक्ति, शासक व्यक्ति या मालिकों के समूह के रूप में हो सकता है। एक शासक कौन हो सकता है? एक व्यक्ति, एक शासक, एक मालिक या मालिकों का समूह। दूसरा इसमें एलिमेंट आ गया रूल्ड। रूलर के बाद रूल्ड यानी शासित, शासक के बाद शासित, व्यक्ति अथवा समूह जिस पर शासन किया जाता है। तीसरा इसमें एलिमेंट है आदेश अर्थात कमांड, दिशा निर्देश। ऐसे दिशा निर्देश जो शासक द्वारा दिए जाते हैं, मौखिक या लिखित कोई भी निर्देश, आदेश। आज्ञा पालन इसका चौथा तत्व है, ओबीडियंस। ओबीडियंस में शासित द्वारा आज्ञा की पालना सुनिश्चित होती है। आदेश अनुसार शासितों का व्यवहार सुनिश्चित होता है। और पांचवा इसमें एलिमेंट है शासितों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्ड। ऐसा नहीं कि भाई आप किस पे रूल करते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति भी होनी चाहिए जिनके ऊपर शासन होता है। सत्ता का अस्तित्व इस तथ्य पर आधारित होता है कि शासितों ने आज्ञा को स्वीकार किया है या नहीं। अगर स्वीकार किया है तो वो आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये पांच जो है सत्ता के प्रमुख एलिमेंट्स हैं। वेबर के अनुसार शासक और शासितों का संबंध
अन्योनाश्रित है, परस्पर निर्भर है, पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। शासित शासकों की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? वे कौन से कारक हैं जो शासक की आज्ञा पालन के लिए दबाव डालते हैं? इन्हीं आदेश पालना के आधार पर वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं, काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी या टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी। पहला बताया उन्होंने पारंपरिक सत्ता, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। पारंपरिक सत्ता का आधार पारंपरिक की क्रिया है, क्योंकि उल्लेखनीय है कि आप सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देख चुके हैं और 4 प्रकार की क्रिया वेबर बताते हैं। तो पारंपरिक सत्ता का आधार है पारंपरिक क्रिया। ट्रेडिशनल ऑथोरिटी का बेस क्या हुआ? ट्रेडिशनल एक्शन। जब समाज के सदस्य सत्ता को मान्यता इस कारण देते हैं कि विगत शताब्दियों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में ये चीज हस्तांतरित होती आई है, तो ऐसी सत्ता क्या होती है? पारंपरिक सत्ता। तो उस शासक को सत्ताधारी इसलिए मानते हैं कि शासक को सत्ता परंपरा के अनुसार मिली हुई है, अर्थात उसके पूर्वज भी ऐसा करते थे, परंपरा से उसको हस्तांतरित हुई है सत्ता, और शासक के आदेश रीति रिवाजों, रूढ़ियों और प्रथाओं के अनुरूप चलते हैं। और ये सत्ता अलिखित प्रकार की होती है और युग युगांतर से चली आती है और नियम और प्रथाओं के पर आधारित होती है। और जब लोगों की सामाजिक क्रियाएं परंपरागत होती हैं तो वो लोग उन आदेशों का अक्षरशः पालन भी करते हैं जो परंपराओं के अनुरूप होती है। इसलिए यह सत्ता पारंपरिक सत्ता कहलाती है। ये पारंपरिक सत्ता के उदाहरण हम अपने समाज में चारों तरफ देखते हैं और अपने किन्हीं देश के अंदर भी कहीं कहीं मिलती है। जैसे राजा का पद आनुवंशिक होता है। ब्रिटेन के साम्राज्य की जो सत्ता है वो पारंपरिक सत्ता है। एलिजाबेथ बंधुत्व व्यवस्था पर आधारित, जैसे कबीलों के अंदर जो नातेदारी बेस्ड जो चीज है, किनशिप बेस्ड जो चीज है कबीलों के अंदर, आदिवासी समुदायों में, वहां इस किस्म की सत्ता देखने को मिलती है। करिश्माई या चमत्कारी सत्ता जो है वो सत्ता का दूसरा रूप है, करिश्मेटिक ऑथोरिटी। करिश्मा या चमत्कार शब्द से क्या अभिप्राय है? ईश्वर के वरदान से है। यह परमेश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, अलौकिक शक्ति के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है। असाधारण गुण, अलौकिक या मायावी शक्ति जिस व्यक्ति में होती है वो करिश्माई नेता और शासक बन जाता है, और इसी शक्ति के कारण वह दूसरे लोगों पर अर्थात शासितों पर प्रभुत्व जमाता है, रूल लोगों पर। शासितों को डर रहता है कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उनका कुछ न कुछ अनिष्ट हो सकता है, बुरा हो सकता है। संक्षेप में जो असाधारण गुणों वाले व्यक्ति होते हैं उनकी शक्ति करिश्माई सत्ता कहलाती है, और ये लोग जो है जनसाधारण को इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि भावावेश में आकर के उन आदेशों की पालना करना जनसाधारण अपना सौभाग्य समझता है। सामान्य लोग जो है चमत्कारिक शक्ति वाले लोगों के आदेशों की पालना करना अपना सौभाग्य समझते हैं, अपनी किस्मत समझते हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस करिश्माई व्यक्तित्व के आदेशों का पालना करते हैं। वेबर के अनुसार जब करिश्माई नेता की मृत्यु हो जाती है या वो लापता हो जाता है तब इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया को करिश्मा का सामान्यीकरण कहते हैं, है ना। और ऐसे नेता के नेतृत्व को और उसके आदेशों को तब तक मान्यता मिलती रहती है जब तक कि ऐसा नेता उन शासितों को प्रभावित करने की ताकत रखता है, चमत्कार उसका बरकरार रहता है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी? करिश्मा का सामान्यीकरण, अर्थात जन सामान्य में ये चीज जनरलाइजेशन हो जाता है इस प्रक्रिया का कि ये बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है, या अमुक व्यक्ति बहुत ही असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है, या ये दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बड़े चमत्कार दिखाता है, बड़ा आकर्षक एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है उसका, चमत्कार दिखाना, करिश्मा दिखा, असाधारण कार्य करना। विश्व के इतिहास में करिश्माई नेताओं के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, ईसा मसीह है, हजरत मोहम्मद है, कबीर, नानक, नेपोलियन और बड़े बड़े संत, महात्मा, योद्धा, पैगंबर, राजनेता आदि समय समय पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग समाज में, अलग अलग देशों के अंदर ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी सत्ता को आप चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता के अंतर्गत
व्यक्त रख सकते हैं समय समय पर। वो राजनेता हो सकता है, वो धर्म प्रचारक हो सकता है, वो कोई न कोई मठाधीश व्यक्ति हो सकता है, संत महात्मा जैसे भारत में बहुत लोगों के पास चमत्कारिक सत्ता समय समय पर हुई है। तीसरी जो सत्ता बताई मैक्स वेबर ने, तार्किक वैधानिक सत्ता, रैशनल लीगल ऑथोरिटी। वेबर ने तर्क और कानून पर आधारित सत्ता को तार्किक वैधानिक सत्ता कहा है। यह सत्ता तार्किकता की क्रिया को व्यक्त करती है और लिखित कानून पर आधारित होती है। उनके अनुसार आधुनिक पश्चिमी समाजों की प्रमुख विशेषता तार्किकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आधुनिक मानव का चिंतन एवं विचार तार्किक है और इसलिए आधुनिक व्यक्ति इसी सत्ता को स्वीकार करता है। कौन सी सत्ता को? लीगल अथॉरिटी को। क्योंकि शासक और शासित दोनों ही तर्क के आधार पर सत्ता का मूल्यांकन करते हैं। आदेशों के कानून सम्मत होने पर ही तार्किक क्रिया के द्वारा पालन किया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में शासितों की स्वीकृति का एक महत्व होता है। पुलिस, सेना, न्यायालय आदि शक्तियों के भय से शासितों के लिए आदेशों की पालना अनिवार्य मानी जाती है। इसमें यह कंपल्सन है हमारे लिए। हम आधुनिक प्रजातांत्रिक प्रणाली में रहते हैं तो हम जो लोग हैं वो पुलिस का, अदालत का, हमारी आर्मी का, हमारी सरकार का, संसद का आदेश मानते हैं उनको, क्योंकि लीगल जो है एक रैशनल लीगल अथॉरिटी है, तार्किक वैधानिक सत्ता जिसको हम कह सकते हैं। संक्षेप में शासक और शासित अपनी अपनी भूमिका तार्किक क्रियाओं के द्वारा संपन्न करते हैं। तो वेबर के अनुसार इस प्रकार की सत्ता जो है नौकरशाही व्यवस्था में विद्यमान होती है। जो आधुनिक जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास कौन सी सत्ता है? उसके पास यही लीगल अथॉरिटी है, वैधानिक सत्ता है। सत्ता के तीनों प्रकार सामाजिक क्रिया के 3 प्रकारों से संबंधित है। ये आपने देख लिया होगा क्योंकि हम सोशल एक्शन का भी सिद्धांत पढ़ चुके हैं मैक्स वेबर का, और ये आज सत्ता को भी देखा हमने। तो क्या स्पष्ट हुआ? ये स्पष्ट हुआ कि सत्ता के जो 3 प्रकार हैं वो सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है। पारंपरिक सत्ता जो है पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। करिश्माई सत्ता भावात्मक क्रिया से संबंधित है, चमत्कार से, भावावेश में लोग उसका अनुसरण करते हैं। और वैधानिक सत्ता जो है वो तार्किक क्रिया से संबंधित है। तो वेबर का जो सत्ता के प्रकारों का सिद्धांत जो है वो समाज शास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किंतु कोई भी सिद्धांत संपूर्ण नहीं होता। आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर किया जाए तो हर सिद्धांत में कुछ न कुछ कमी किसी न किसी विद्वान के द्वारा अवश्य ही निकाली जाती है। कुछ विद्वान मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा में भी कमियां देखते हैं। जैसे अपूर्ण वर्गीकरण है। पारंपरिक सत्ता में भी तार्किकता हो सकती है, जबकि वेबर ने यह बताया कि पारंपरिक सत्ता में तर्क का समावेश नहीं होता। सब लोग परंपरा के वशीभूत होकर उसका पालन करते हैं। एक स्पष्ट वर्गीकरण है कि मैक्स वेबर की जो क्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है उसमें स्पष्टता नहीं है। ये वर्गीकरण जो है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण भी है। इसमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अभाव देखने में आता है। यानी कि विद्वानों के अनुसार सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, खास करके करिश्मा और चमत्कारिक सत्ता में अपूर्ण वर्गीकरण है। तो मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया तो उन्होंने 4 बता दी और सत्ता उन्होंने केवल 3 बताई। तो जो
मूल्यांकनात्मक क्रिया है या मूल्य विभाग तार्किक क्रिया है, उससे संबंधित सत्ता कहाँ गई, उससे संबंधित सत्ता का वर्गीकरण में स्थान मैक्स वेबर ने नहीं दिया। तो सामाजिक क्रियाओं के प्रकार 4 बताए और सत्ता के 3 प्रकार कैसे रह गए। सत्ता के भी अलग 4 ही प्रकार होने चाहिए इस हिसाब से। अगर आपने सत्ता को सामाजिक क्रिया को सत्ता का आधार मानते हैं तो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए और सत्ता के 3 ही प्रकार बताए, तो ये थोड़ा सा अव्यवहारिक और लगता है, इसमें स्पष्टता का अभाव है। लेकिन ये समाजशास्त्रीय साहित्य में अपना मुख्य स्थान भी रखता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।